लॉस एंजलिस की एक शांत रात में एक नया आतंक शहर में पसरने लगा था। रहस्यमय हत्याओं ने हर किसी को डरा दिया था। लेकिन ये हत्याएं किसी साधारण तरीके से नहीं की गई थीं। हर बार एक नई घटना के बाद पुलिस को एक ही पैटर्न दिखाई देता। शिकार बिल्कुल अकेला था और हत्या के बाद सब कुछ चुपचाप छोड़ दिया जाता। लेकिन जो सबसे खौफनाक था वह था एक अनजानी छाया जिसे लोग बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानने लगे थे। सन 1950 के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपना शिकार सिर्फ बूढ़ी औरतों को बनाता था। यह किलर पहले उनका रेप करता और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। उस टाइम पर इस सीरियल किलर का इतना आतंक था कि बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से डरने लगी थीं। 28 मई 1959 को रूथ ग्विन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम से वापस घर की तरफ आ रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक व्यक्ति बाहर आता है जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रूथ के ऊपर हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रूथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले आया और फिर उसके साथ रेप किया। रूथ की चिल्लाने की आवाज कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उसके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रूथ को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। रूथ के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था। जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी तो एक कार में सवार व्यक्ति ने उसे जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की थी। रूथ ने उसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उसके पीठ में गोली मार दी। लेकिन रूथ उस इंसिडेंट में बच गई थी। पर आज वह इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर से रिलेटेड नहीं है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। रूथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा ई रॉकीफेलो नाम की महिला, जिनकी उम्र 73 साल थी, की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उनकी लाश उनके घर से कुछ ही दूरी पर मिली। फिर 10 फरवरी 1960 को 60 साल की एन कॉटर नाम की महिला की हत्या तब कर दी गई जब वह चर्च जा रही थी। इसके 3 महीने बाद 1 मई 1960 को 74 साल की एल्मायरा मिलर का उनके घर में रेप किया गया और फिर उन्हें भी जान से मार दिया गया। 12 दिन बाद 13 मई को 60 साल की बेसी एल्वा ग्रीन की उनके ही अपार्टमेंट में हत्या और लूटपाट की गई। जांच में पता चला कि उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। 20 जून को 83 साल की ग्रेस एमूर की भी हत्या कुछ इसी तरह ही गई। इन सभी मर्डर से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर किलर को अरेस्ट करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस पास किलर से जुड़ा कोई भी एविडेंस या विटनेस नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और हत्या हो गई। 62 साल की मर्सिडीज लंजरॉन की उनके घर में उन्हें रेप किया गया और फिर बेडशीट से स्ट्रैंगल कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारा क्लियरली देखा गया। मर्सिडीज लंजरॉन की फ्रेंड और रूम पार्टनर 62 साल की अदेला विलियम्स स्टोर से अपना काम खत्म करके घर आई तो एक आदमी को अपने अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा। वह एक अश्वेत व्यक्ति था जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास थी। वेट 70 किलोग्राम के अराउंड रहा होगा। उसने ब्लैक सनग्लास लगा रखा था और एक वाइट कलर की बॉल उछाल रहा था। किलर के हुलिया के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो यही से उसका नाम द बाउंसिंग बॉल किलर पर गया। पुलिस ने उस व्यक्ति की स्केच बनवाया और शहर में जगह जगह पेस्ट करवा दिया। कुछ ही दिन में पुलिस को खबर मिली कि स्केच से मिलता जुलता व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है जिसके हाथ में भी रबर की व्हाइट बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। इसका नाम नोबल हार्पर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका फेस एग्जैक्टली द सेम स्केच वाले व्यक्ति से मैच हो रहा था, लेकिन इसकी हाइट उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात क्लियर हो गई कि यह वह इंसान नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। सो उसे 2 दिन बाद पुलिस कस्टडी से रिलीज कर दिया गया। 10 जुलाई को सैन डिएगो में एक मासन को गिरफ्तार किया गया जिसकी अपीयरेंस भी स्केच वाले पर्सन से हूबहू मिलती थी। उसके शू साइज भी उस शख्स से मैच हो रहे थे जिसके बारे में अडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था। लेकिन इस व्यक्ति के अगेंस्ट भी पुलिस को कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद 12 जुलाई 1960 को सिटी कॉलेज कैंपस के पास से एक लेडी की चिल्लाने की आवाज सुनी गई, जिसके तुरंत बाद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 35 साल के रिमांडवर्ड क्लेमेंस नाम के एक आदमी को उसी जगह पर अपनी कार में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगहों को सर्च किया गया तो 19 साल की नीना टी थूरेन नाम की लड़की की बॉडी पुलिस को मिल गई जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी।
रेमंड क्लेमेंस ने इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्लेमेंस ने पुलिस को बताया कि उसने नीना को अपनी कार में लिफ्ट दिया था और उसे बताया कि वही बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब इंपॉर्टेंट क्लूज मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया। इसमें उसने नीना के मर्डर की बात तो कन्फेस की, लेकिन पता चला कि उसने बाउंसिंग बॉल किलर वाली बात उसने झूठ बोली थी। नीना के मर्डर का इल्जाम रेमंड क्लेमेंस के ऊपर लगा और कोर्ट ने उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी, वह अब भी उनकी गिरफ्त से दूर था। सस्पिशन के बेसिस पर कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण पुलिस को उन्हें भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ शहर में किलिंग्स कम होती गई। बाउंसिंग बॉल किलर का आतंक खत्म हो चुका था और धीरे धीरे लोगों के जहन से यह किलर उतरता गया। हालांकि हमेशा के लिए उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। आखिर बाउंसिंग बॉल किलर कौन था और उसने बूढ़ी औरतों को अपना शिकार क्यों बनाया?